बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस के हवाले से अभी हम अपना काम शुरू करने लगे हैं। इट्स लेक्चर 1। इम्पोर्टेंस इसकी इस तरह से है, मसलन फ्रेश अगर बात की जाए आज से कोई मंथ पहले, कमीशन के टेस्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वो टेंसर के हवाले से थे। बहरहाल इसका यूज़ ये तो है ना कि जॉब के हवाले से, फ़िलहाल हमें वर्किंग के हवाले से बात करनी है। यूज़ इसका किस तरह से हम मैकेनिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में, इलास्टिसिटी में, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। अभी ज़ाहिर है सारा कुछ फटाफट तो नहीं ये कहा जाएगा कि उधर कैसा यूज़ है, इधर कैसा यूज़ है, इधर कैसा यूज़ है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये है क्या, ठीक है ना। इसलिए ये सारा कुछ अभी बिफोर टाइम है, ये जस्ट बता दिया कि ये यूजेबल है इस तरह से। फिलहाल हम अपना काम शुरू करने लगे हैं कि ये है क्या, हमें ये डिस्टर्ब कहाँ कहाँ करता है। फर्स्ट स्टेप, इट इज जनरलाइजेशन ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस से जितना बच्चा फेमिलियर है, वो तो शायद 9th 10th से शुरू हो जाते हैं वेक्टर्स, उनका एप्लीकेशन वर्जन के वो मसलन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं टास्क वगैरह में या वर्क डन वगैरह में, ये छोटा छोटा इशू है। इसी तरह अब अगर उस वेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, उसकी जनरल शेप लिखी जाए, तो दैट इज टेंसर। अभी कुछ भी समझ नहीं आया कि वेक्टर को जनरलाइज कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। अब वेक्टर को जनरलाइज कैसे करना है, स्केलर भी इसी में इन्वॉल्व होगा, लाजमी होगा। मसलन अब मैं छोटी सी बात कर देता हूँ, स्केलर एक टेंसर होता है जिसका रैंक 0 है, वेक्टर एक टेंसर होता है जिसका रैंक 1 है। अभी रैंक के बारे में हमें क्या पता। सो ये वो बातें हैं जो अभी सारा कुछ बिफोर टाइम है। बहरहाल इतना सफिशिएंट है इसको कहने के लिए कि इट इज जनरलाइजेशन ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं। उस काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब जब लेक्चर टू लेक्चर आगे बढ़ेंगे, बच्चे की फीलिंग कैसी होगी। जिस बच्चे ने तीसरे लेक्चर से ज्वाइन करना है उसको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। लेक्चर 1 अच्छे तरीके से समझिए, इसमें जो इंडेसेस, ये जो सब्सक्रिप्ट, सुफिक्स, ये चीजें जो यूज हो रही हैं, ये हमें चलने ही नहीं देती आगे। और थोड़ी सी सेटिंग के बाद बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह बनाई, किसको 2 दफा लिखा, किसको 3 दफा लिखा। सो दैट्स इट, ये हमारा इशू है जो हमें आगे चलने नहीं देता। और इस वजह से ये ढेरों क्वेश्चंस एमसीक्यू बन जाते हैं यहाँ से, और एग्जामिनर के लिए आसान है ऐसी चीजों में बच्चे को फांस लेना। सो कम टू द पॉइंट, कार्टेशियन टेंसर हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इनका मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन थीम होता है। ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए गए, दिखाए गए इन बीएससी कैलकुलस, ये कह लें कहीं भी बीएस लेवल पे आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ा होगा। वो चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ जितनी का आपको आती हैं मान ली गई, जो नहीं आती जब उनका यूज शुरू होगा तो पहले उनको डिस्कस किया जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि बस वो आपने पढ़ लिया था। ज़ाहिर है हमने जब काम करना है तो काम को हर उस लेक्चर में समझाना है, हर लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट बने। ये ना हो कि फलां पढ़ के आए, फलां पढ़ के आए, इंशाल्लाह आपको ऐसी पोजीशन नहीं बनेगी। जिस लेक्चर को भी आप स्टडी करेंगे A1 आपको वहीं से समझ आएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि आप उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करके अपने दिमाग में भी रखें, उस चीज को रिकवर करें, नोट करें, आइंदा याद हो कि ये क्या कहा गया। मसलन ये जो मैंने कार्टेशियन वगैरह, पोलर, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात की, तो उसमें जो सबसे पहला सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होगा जिसमें हमारे एक्स, वाई, जी, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहे हैं।
जैसे पोलर में आर थीटा वगैरह यूज हो रहे होते हैं, तो कार्टेशियन में ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, जिनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। जिस टेंसर को एक्सप्रेस करने के लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हाथ थामा जाए, जिसमें ये कोऑर्डिनेट्स यूज हों, उस वाले टेंसर को कार्टेशियन टेंसर कहा जाता है। हाँ जी, कार्टेशियन टेंसर, द टेंसर which is expressed in terms of components of Cartesian coordinate system is known as Cartesian tensor। बेसिक हमारी जो चलनी है that is about Cartesian tensor। जिस वक्त हम कार्टेशियन टेंसर का वर्क पूरा कर चुके होंगे, फिर हम इस सिस्टम को बढ़ाएंगे इनटू पोलर, इनटू सिलेंड्रिकल और अदर्स। तो फिर आपकी डिफरेंट जो कन्वेंशंस हैं वो सामने आते जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग में जस्ट जैसे वेक्टर्स में होता है ना, 2 का डॉट प्रोडक्ट, 3 का डॉट प्रोडक्ट, 4 का डॉट प्रोडक्ट, आना सबका आंसर स्केलर ही है, लेकिन वर्किंग वे चेंज होता जाएगा, एटीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से ये जो अदर सिस्टम्स आएंगे उनमें वर्किंग बिहेवियर वही होगा, लेकिन जो जो चेंजेस आएंगी वो आपके सामने आपकी रेंज में होंगी। सो कार्टेशियन टेंसर कौन सा टेंसर हुआ? जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस एक्स वाई जी सिस्टम से वास्ता पड़े, हम इन टर्म्स को जहां पे यूज करेंगे वो कार्टेशियन टेंसर होगा। फिलहाल इसी को चला रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन क्या है? यानी कि अब हमारी काम की चीज पहली शुरू हुई, जो थ्रू आउट जान नहीं छोड़ेगी, ये समझने वाली चीज है। हाँ जी, वेन एवर ए सुफिक्स, ये सुफिक्स का मीनिंग आ रहा है जैसे हम किसी नंबर के नीचे यहां सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, ये उसी को कहा जा रहा है सुफिक्स। ये वाला सुफिक्स जैसे A1 1 है, सबस्क्रिप्ट 2 लगाए गए, ये इसकी बात है। सुफिक्स अपीयर्स ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन। अगर कोई सुफिक्स 2 दफा अपीयर हो जाए, जैसे ये 2 दफा अपीयर हुआ, ठीक है, देन दैट एक्सप्रेशन इज टू बी सम्ड। सम्ड का मतलब ये समेशन है, जमा करना है ना, सम का कन्वेंशन है। इज टू बी सम्ड ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ द सुफिक्स। उस सबस्क्रिप्ट की तमाम वैल्यूज के लिए उसको जमा करना है। तमाम वैल्यूज फिलहाल 3 रखी जाएंगी और 3 पर ही वर्किंग करेंगे आप, 1 2 3। अभी जितनी समझ आई उसको बार बार डिस्कस नहीं करना, ये एग्जांपल्स के बाद बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, इसको दोबारा सुन लेना। दिस इज कॉल्ड समेशन कन्वेंशन। ये देखिए एग्जांपल, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दी गई, कंसीडर द एक्सप्रेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। अगर हम इसी को सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें, सम फॉर्म में, समेशन फॉर्म में लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? समेशन 1 2 3 और ai xi। ये अब रूटीन का यूज है, हर बच्चे को पता है। सिग्मा इन प्लस के सिंबल्स को डील कर रहा है। अब 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3 इन आइज के सिंबल्स हैं, तो प्लस करके यही स्टेटमेंट आएगी। इसी को लिखने का ये अदर वे राउंड हुआ, ये वाला, उसको ऐसे भी समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका रूटीन वाला यूज है, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया। लेकिन अब हमारी जरूरत क्या है, ये देखिए, इफ समेशन, ये सिग्मा का साइन हम ड्रॉप कर दें, इज ओमिटेड, खत्म कर दिया जाए, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या रह जाएगी? ai xi। तो कम टू द पॉइंट, ai xi। अब जहां पर इस तरह का डबल सिंबल, ये देखिए, अपीयर्स क्या कहा गया? ट्वाइस। जहां कोई सुफिक्स 2 दफा अपीयर हो, 2 दफा अपीयर हुआ, उसका मीनिंग क्या समझा जाएगा? उसको ऑल वैल्यूज के लिए सम करना है, यानी कि कहीं भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो इस तरह की, तो उसका मीनिंग ये है, a1 1 x1, a1 2 2 x2, a3 3 x3। आई की जगह 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं और उनको सम करें। दिस इज समेशन कन्वेंशन। ये मजीद समझ आ चुकी होगी।
ये देखिए इस समेशन कन्वेंशन में आई वगैरह में आपको ये रिमार्क्स जरा समझ लें। A repeated suffix may be replaced by any other symbol not already in use, यानी कि वहां वो सिंबल यूज ना हो रहा हो उसको चेंज करके वही दोबारा ना लगाया जाए। ये देखिए अगर कहीं ए आई है उसको हम लिख सकते हैं ए जे, उसको हम लिख सकते हैं ए के, इवन इसको हम कोई इस तरह का सिंबल भी दे सकते हैं से ए यहां अल्फा अल्फा, नो प्रॉब्लम। बीटा बीटा, किसी भी तरह का सुफिक्स बनाया जा सकता है उसको रिप्लेस करके, ये एक ही बात है। इसका मीनिंग भी यही है A11 प्लस A22 प्लस A33। मसलन अगर मैं बात कहूं कि A के, इसका वर्किंग क्या है, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। समेशन कन्वेंशन के मुताबिक जो सिंबल 2 दफा अपीयर हुआ उसको तमाम वैल्यूज के लिए, तमाम वैल्यूज कौन सी हैं, 1 से लेकर 3 तक कहा है, 1 से 3 तक। के की जगह 1 1 2 2 3 3 वो लगा दिए और इस स्टेटमेंट को सम भी करना है। सो दिस इज समेशन कन्वेंशन। अब देखिए इंपॉर्टेंस इसमें कौन किस चीज की है कि इस तरह के लिखे हुए सिंबल का मीनिंग आपको पता चल जाए, इस तरह के लिखे हुए मीनिंग का आपको पता चल जाए। अच्छा जी, एक चीज और है, कोई सुफिक्स 2 से ज्यादा दफा कहीं नहीं आएगा, यानी कि इस तरह नहीं लिखा जाएगा ए आई एक्स आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली, ए आई एक्स आई ऐसे नहीं लिखा जाएगा कोई भी, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 1 1 1 1 2 1 1 3, इसमें एक्सप्रेशन लिखनी तो 1 से 3 तक है, सम करके अब किसकी जगह क्या लिखा जाए, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा कि आपको मुख्तलिफ सेटअप्स में आगे डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। इसलिए ये इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में 3 सिंबल कभी यूज नहीं होने। जिस तरह से वो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ऐसे u डॉट v डॉट w, जिसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ये तो मीनिंगलेस क्वांटिटी है, मीनिंगलेस है, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाना है स्केलर नंबर, और उस स्केलर नंबर का आगे वेक्टर से डॉट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। हमें क्या लिखना पड़ता है, u डॉट v क्रॉस w, एक जगह हमें डॉट लिखना पड़ता है, एक जगह हमें क्रॉस लिखना पड़ता है। वो डॉट क्रॉस की जगह बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि तीनों जगह डॉट डाल दिया जाए। सो ये वो बातें हैं कि इस तरह 3 सिंबल, यानी कि एक ही सिंबल थ्राइस कहीं नहीं आएगा। हाँ, अब ये बात सुन के बच्चा थोड़ा सा मेंटली ऐसी एक्सप्रेशन पर थोड़ा सा तंग होगा। ये देखिए एक्सप्रेशन ये भी है, वो आई 3 दफा आ गया है ना, आई 3 दफा आ गया है। अभी तो मैंने रोका है आपको कि एक सिंबल को थ्राइस नहीं आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट को या सुफिक्स को थ्राइस 2 से ज्यादा नहीं आना, 2 ही ज्यादा से ज्यादा, कम हो सकता है 2 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 3 4 5 नथिंग, सब कुछ ये फारग है, वो चीज वो काउंट ही नहीं करनी, वो एम्बिगुअस है और वो मीनिंगलेस है। तो इस हवाले से देखिए ये मीनिंगलेस क्यों नहीं है, ये मीनिंगलेस इस तरह नहीं है। जरा ब्रैकेट ओपन करें, इसको तो हम स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड कहा जाएगा। आगे चल के एग्जांपल्स प्रोवाइड करता जाऊंगा। इस वक्त तो मेरा मकसद है इस बेसिक को समझाना कि ये बेसिक गलतियां में ना आए बच्चे के, ये ना हो कि ये लिखने का पता ही ना चले। ये देखिए खोले तो ब्रैकेट क्या बना, जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे ये तो हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी, ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ए आई एक्स आई प्लस ए आई वाई आई। अब इसमें कौन सा मसला है, बड़े आराम से हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3। तो ये तो इशू ही नहीं है। हाँ, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ये जब हमने ब्रैकेट ओपन कर दी वो तो रह ही 2 गए, 3 कहाँ आए, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो ये वो बातें हैं जो
आपके केयर करने की होंगी। अब जितना मैंने अब तक डिस्कस किया सिस्टम, उसकी ये एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग समेशन कन्वेंशन। मेरी इन कही हुई बातों की एग्जांपल्स के साथ अब कंफर्मेशन बच्चे ने करनी है, उसको समझ आ जाए कि ये क्या है। इसको समेशन कन्वेंशन में आप ओपन स्टेटमेंट को इकट्ठा कर दें। इकट्ठी लिखी हुई स्टेटमेंट की बातें अभी मैं कर चुका, यानी कि जो मैं ये कर रहा था कि अगर कहीं ai लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, a11 प्लस a22 प्लस a33। ये बातें हो चुकी हैं। और अगर इस तरह की ओपन स्टेटमेंट हो तो इकट्ठा करके कैसे लिखी जाएगी। सो कम टू द पॉइंट। फर्स्ट एग्जांपल, 11 x1 12 x2 13 x3। अब जरा नोट करेंगे, ये जिस पर मैं गुड लगाता जा रहा हूं, 1 a1 a1 a1, वो तो तीनों स्टेटमेंट्स में 1 आ रही है, उसमें कौन सी चेंज है, वो तो 1 एज इट इज लिख दिया। 1 तो चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज कौन सी चीज हो रही है, ये देखिए, ये अगला 1 इधर 1, अगला 2 इधर 2, नेक्स्ट 3 इधर 3। ठीक है, तो उनकी जगह क्या लिखा, आई। आप इस तरह भी लिख सकते थे a1 j x j, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं, सिंबल तो कोई भी लगाना है। 1 सब में कॉमन है, वो तो बदल नहीं रहा, वो तो इधर भी आ जाएगा। आगे जिसकी कीमत 1 से 3 तक यूजेबल है, ये देखे ना, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये सिग्मा, तो इकट्ठा करके वो लिखा गया ऐसे 1i xi। आगे बढ़े, 1 1 b 1 1 1 2 b 1 2 1 3 b 1 3। ये देखिए, फिर मैं गुड लगाता जा रहा हूं। जो पहले वाला 1 है वो तो सब में कॉमन है, जो पहले वाला 1 है तो वो इसमें भी लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, उसमें काहे की चेंज भाई, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो चेंज क्या हो रहा है, ये सेकंड वाले, ये देखिए, ये सेकंड वाले चेंज हो रहे हैं। सेकंड वालों की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 2 3, उनको इकट्ठा करके क्या लिखा, 1i b 1i। तो इन दो आईज का मतलब क्या है, दोनों आईज को 1 1 2 2 3 3 रिप्लेस करना है और सम कर देना है। मजीद आगे बढ़े, ये देखिए, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, इसको दो दफा लिखा, x1 1 स्क्वायर जो होता है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं ना ऐसे, x मल्टीप्लाई बाई x को x स्क्वायर, इस तरह से। तो इस तरह से वो x1 को दो दफा लिखा, इस x2 को दो दफा लिखा, इस x3 को दो दफा लिखा। तो आप अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए आपके ये स्ट्रक्चर, ये वाला सेटअप। ये देखिए क्या बनेगा, अब 1 1 2 2 3 3, ये पहले वाला भी चेंज हो रहा है 1 से 3, दूसरे वाला भी चेंज हो रहा है 1 से 3, तो दोनों में आ गया xi। लिखा जा सकता है xk, बिल्कुल ठीक है, xj x अल्फा, कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि वो सब जो सुफिक्स लगाना है वो सेम। तो इसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, 1 1 2 2 3 3, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये इतना हिस्सा तो सबका कॉमन है, वो तो उसी तरह लिख दिया गया। आगे क्या स्टेटमेंट आई, 1 1 2 2 3 3, वो जहां चेंज आई है वहां आपने वो दो दफा का इंडेक्स यूज कर दिया, दो दफा वो नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वो लगा दिया, ठीक हो गया। सो मेरा ख्याल है कि अब जो बच्चा थोड़ी सी इंटरेस्ट लेके इसको समझेगा, यानी कि कुछ हिडन डाटा आगे चल के सामने आना शुरू हो जाएगा। यही चीजें छुप जानी है ना, जैसे ये सिग्मा को खोल के कहां पहुंचाया, और अब इसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए कि ये जो दो दफा सुफिक्स आ रहा है, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है। तो जो भी सुफिक्स दो दफा आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, 1 से 3 तक कीमत लगानी है और प्लस प्लस, दैट्स ऑल। आज का ये पहला लेक्चर इतना ही था अबाउट समेशन कन्वेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको मजीद ये भी बताएंगे कि कहाँ से आप ये पढ़ना शुरू करें जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े। जिन बच्चों को ये लेक्चर अब अच्छा लगे अबाउट टेंसर, उनको कुछ मिले, तो वो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।